हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इसका सेकंड पार्ट है। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हाफ चैप्टर पढ़ना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। हमें यहाँ से पढ़ना था कि संसद की आवश्यकता हमें होती ही क्यों है। ठीक है, तो देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे हम अपना जो नेता है, हमारा जो शासक है, उसको हम खुद चुनते हैं। कैसे? वोट देकर। ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन सब की जो एक सभा होती है, ठीक है, उसी को संसद कहते हैं। ठीक है, जिन नेताओं को हम चुनते हैं, जो सांसद होते हैं, उनकी जो सभा होती है, सभा मतलब होता है ग्रुप, उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको ही हम संसद कहते हैं। ठीक है, वो जिस जगह पे बैठते हैं उस जगह को संसद भवन कहते हैं। मतलब ये जो सांसद होते हैं, जिनको हम चुनते हैं ना, जिनको हम चुन के नेता बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको ही संसद कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हर किसी देश में इसका नाम अलग हो सकता है। जैसे हमारे देश में संसद कहते हैं, किसी और देश में, अमेरिका में कुछ और कहते हैं, लंदन में कुछ और कहते हैं। मतलब हर एक देश में जो है इसका नाम जो है वो अलग हो सकता है। तो हमारे देश में तो इसे संसद कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अधिकारों के बारे में। तो देखो, किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। मतलब पूरे देश का कानून वो बना सकती है और पुराने कानून में से किसी कानून में फेरबदल कर सकती है। ठीक है, कानून को बना सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो ये किसको होता है? ये संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण, मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। नंबर 2, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। जैसे कि भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। मतलब ये कि दुनिया भर में जितने भी संसद हैं, ठीक है, उसमें जो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है। मतलब जितने भी नेता हैं ना, वो सब संसद के हाथ में होते हैं। हमारे देश में जितने भी नेता होते हैं उन सब पर जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल सबको कंट्रोल करता है ना, वैसे ही संसद सारे नेताओं को और जितने भी गवर्नमेंट और सरकार में जितने भी लोग लगे हुए होते हैं, जितने भी नेता लगे हुए होते हैं, सबको संसद कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारे देश में जो पैसा होता है, जो सरकार को टैक्स वसूली से मिलता है, वो पैसा, कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च किया जाएगा, किस राज्य में कितना खर्च किया जाएगा, पढ़ाई पे कितना खर्च किया जाएगा, सड़कों पे कितना खर्च किया जाएगा, मतलब कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, कितना लिया जाएगा, टैक्स वगैरह, पैसे से जुड़ी हर चीज़ जो है संसद के नियंत्रण में होती है। मतलब संसद के कंट्रोल में होती है। जैसे घर पे जो पैसा होता है उसका कंट्रोल मम्मी के या फिर पापा के हाथ में होता है ना, या फिर घर के किसी बड़े के हाथ में होता है कि आपको कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, वही बताते हैं। सेम वैसे ही संसद के हाथ में होता है ये सब, कि देश में कौन सा पैसा कहाँ से कहाँ पर खर्च किया जाएगा और कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ से कितना लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी संसद के कंट्रोल में होती हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नंबर 4, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस भी, इसके लिए भी संसद ही इम्पोर्टेंट है। मतलब दूसरे देश हमारे देश से जो नीतियाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेन देन होते हैं, आयात निर्यात होते हैं, ठीक है, तो दूसरे देशों के बारे में जो बहस होती है और उनसे जो संबंध होते हैं, ठीक है, चाहे वो आयात निर्यात से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन सब में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो भी पूरा कंट्रोल जो है संसद के हाथों में ही होता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरी सरकार में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? पूरी सरकार पर संसद का होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे संसद के 2 सदन के बारे में। ये तो हमें पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट में। एक तो वो होता है जो आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम नेता ही कहते हैं, जिनको हम वोटिंग से चुनते हैं। ठीक है, जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। एक तो उनका ग्रुप होता है, और दूसरे सदन के सदस्य कौन होते हैं? वो होते हैं जो वहीं से चुने जाते हैं, मतलब सदन से ही चुने जाते हैं, संसद से ही चुने जाते हैं, उनको नेता खुद चुनते हैं। तो वो क्या काम करते हैं?
वो संघीय इकाइयों और राज्य क्षेत्र इन सब के काम करते हैं, ठीक है। और जो जनता से सीधा चुने जाते हैं उनको सारे कामों की जो जवाबदेही होती है वो जनता को ही देनी होती है, ठीक है। तो वो जनता के लिए काम करते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। इतनी डिटेल में वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जा सकता है कि संसद किसे कहते हैं और इसमें कितने सदन होते हैं, बस ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन ताकतवर होता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अब देखिए, लोकसभा ना ऐसे होती है जो पूरे देश की होती है, ठीक है, जो पूरे देश में एक होती है। लेकिन राज्यसभा हर राज्य में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे दिल्ली की अलग होगी, उत्तर प्रदेश की अलग होगी और केरल की अलग होगी, ठीक है। जो भी राज्य होगा उसकी अलग अलग होगी राज्यसभा। लेकिन लोकसभा पूरे देश की एक ही होती है। और लोकसभा जो है वो राज्यसभा से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कोई भी फैसला जो है वो लोकसभा के बाद ही होता है। मतलब मान लीजिए सारी राज्यसभाएं कह रही हैं लेकिन लोकसभा उसको नहीं मान रही, तो वो फैसला गलत होगा, ठीक है। मतलब लोकसभा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के कुछ अधिकारों के बारे में। देखिए, नंबर 1 तो ये, अगर कोई भी नया कानून बनता है तो उसमें दोनों सदन की ज़रूरत होती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, ठीक है। तो लोकसभा से भी पूछा जाता है, यहाँ पे मुझे बड़ी हंसी आती है बताते हुए, और राज्यसभा से भी पूछा जाता है। हंसी क्यों आती है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अंतिम फैसला जो होता है वो लोकसभा का ही होता है। मतलब पता बात क्या कही जा रही है कि घर में सब्जी कौन सी बनेगी आपसे भी पूछा जाएगा, आपके पापा से भी पूछा जाएगा, बहन भाई से भी पूछा जाएगा और मम्मी से भी पूछा जाएगा। लेकिन जो अंतिम फैसला होगा ना क्या बनेगा सब्जी में, वो मम्मी ही डिसाइड करेंगी। तो पूछा ही क्यों जा रहा है फिर, ठीक है। तो ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में होता है कि वैसे तो दोनों सदन की ज़रूरत होती है, दोनों से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा का ही होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, बस राज्यसभा का तो नाम चल रहा है। हमसे तो फालतू में पूछा जाता है कि घर में क्या बनेगा, अंतिम फैसला तो मम्मी करती है। अब नंबर 2 सुनिए, पैसों के मामले में। पैसों के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो हक होता है वो किसका होता है, लोकसभा का होता है। लोकसभा पैसे के मामले में भी सबसे ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग करती है, क्योंकि लोकसभा ही बजट बनाती है कि कौन सी राज्यसभा को कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे दिल्ली की जो राज्यसभा है उसको कितना दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा है उसको कितना दिया जाएगा। तो हर किसी को तो डिसाइड वही करेगी। मतलब एक तरीके से मम्मी ही जो है वो बताएगी कि पापा को खर्च के कितने मिलेंगे, भैया को खर्च के कितने मिलेंगे, सिस्टर को कितने मिलेंगे, ठीक है। तो भाई राज्यसभा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी लोकसभा डिसाइड करती है। बस राज्यसभा ये कर सकती है कि अगर कोई कानून पसंद नहीं है तो सारे राज्यों की राज्यसभा मिलके जो है उस कानून में चेंज करवा सकती हैं कि कुछ गलत है तो चेंज करवा सकती हैं। तो वो चेंज भी लोकसभा ही करेगी, ठीक है, वो भी उसकी मर्जी होगी। तो कुल मिला के बात ये है कि लोकसभा जो है और राज्यसभा लोकसभा के सामने कुछ नहीं। मतलब राज्यसभा का भी अपना एक स्टेटस है लेकिन लोकसभा के सामने वो बहुत पिद्दी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्री परिषद को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा चुनती है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश में इस टाइम कौन सी सरकार बैठी हुई है, बीजेपी बैठी हुई है। बैठी हुई है मतलब बाकी सब खड़े हुए नहीं है, ठीक है। मतलब उसके कंट्रोल में सब कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को किसने चुना है, उनके जो नेता थे जो लोकसभा में चुने गए थे, क्योंकि उनकी वोट ज़्यादा आई थी तो लोकसभा में उनका अधिकार था। लोकसभा में जो लोग चुने गए थे उन सब में से सबने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो उनको लोकसभा ने चुना। लोकसभा किसकी थी, लोकसभा भी उन्हीं की थी, क्योंकि लोकसभा में जो लोग चुने गए थे वो भी उन्हीं के थे, ठीक है। अब राज्यसभा कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली में जो राज्यसभा होगी उसमें केजरीवाल जी बैठेंगे और उनके जितने भी नेता होंगे चुने हुए वो बैठेंगे, ठीक है। जो दूसरी पार्टी के होंगे वो भी बैठेंगे, लेकिन इनके ज़्यादा होंगे वो बैठेंगे। ये होती है राज्यसभा। और जो पूरे देश की जो केंद्रीय सरकार होती है, जैसे इस टाइम केंद्र में जो है मोदी जी हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं और उनके जितने भी मंत्री परिषद, उनके जो नेता हैं वो सब लोकसभा में हैं, वो वाली होती है लोकसभा। ये सिर्फ मैं आपको एवं ही अपने उससे बता रही हूँ ताकि आपको ये लोकसभा और राज्यसभा क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब हमने संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो पढ़ लिया कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये सब क्या क्या कर सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। तो आपको वो याद है ना, स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो जो आदेश था, एक आदेश जारी हुआ था और उस पर कुछ लोग नाराज़ भी थे कि उनको वो कानून पसंद नहीं था। उसमें वो कानून कैसे पास हुआ था वो पूरा मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि उसमें कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल था, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक और स्थायी पालिका में क्या फ़र्क है। तो किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, लोकतांत्रिक जैसे हमारा देश है, वोटिंग टाइप, ठीक है। तो उसमें कार्यपालिका जो है उसके दो हिस्से होते हैं, वो दो टाइप की होती है। एक तो जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। जिसे जनता खुद चुनती है, उसका एक टाइम होता है कि इतने सालों तक वो रहेगी, उसको वो वाली राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ठीक है। दूसरी होती है, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। खैर ये टॉपिक ज़्यादा खास नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री, हमें पता है कि हमारे पूरे देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है राजनीतिक संस्था में, वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन पद में जब हम ऊंचा देखते हैं कि सबसे ऊंचा कौन है पद में, तो हम क्या जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये क्या घपला है? अब जो भी है, कुल मिला के बात तो यही है, ठीक है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है अपना शासन चला सकता है। वैसे जो सारी पावर होती है, कंट्रोल होते हैं, सब प्रधानमंत्री के हाथ में ही होते हैं। पूरे इसमें इतनी लंबी लिस्ट में यही दिया हुआ है बस, ठीक है। यहाँ से आप ये जान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भी पार्टी जीतती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो उसके जो वरिष्ठ नेता होते हैं, चाहे वो गठबंधन की पार्टी हो, गठबंधन मतलब मिलजुल कर सरकार बनी हो या अकेली पार्टी कोई जीती हो, लेकिन कोई भी पार्टी हो, उसके जो वरिष्ठ नेता होते हैं, मतलब जो ऊंचे पद पे जो नेता होते हैं, ठीक है, जो बड़े नेता होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसमें 25 मंत्री होते हैं। 25 मंत्री होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। बैठक करते हैं, वही होती है कैबिनेट मंत्री, वही कैबिनेट मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री किसे कहते हैं? ये बहुत छोटे टाइप के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इनके पद छोटे होते हैं, इनको अगर बुलाया जाता है तो ये आते हैं, वरना बिना बुलाए जो है ये कैबिनेट में नहीं आ सकते, ठीक है। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन से होते हैं? अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से ये जुड़े हुए होते हैं और उनकी जो है हेल्प करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, जिनके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये राज्य मंत्री जो होते हैं उनसे ही जुड़े हुए होते हैं, मतलब जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो ऊंचे पद पे होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, ये राज्य मंत्री होते हैं। अब देखिए, इतने सारे मंत्री होते हैं तो सबको बुलाकर तो फैसले किए नहीं जा सकते ना, इसलिए क्या होता है, कैबिनेट में मंत्रियों को बुलाया जाता है और फिर वहीं पे फैसला कर दिया जाता है। जैसे कि सारी मैम स्टाफ रूम में मिलती हैं, और जब ज़्यादा बड़ी बात होती है तो सारी मैम कहाँ पे मिलती हैं जाके? जितनी भी मैम होती हैं, सर होते हैं, सब कहाँ पे जाके उनकी बैठक होती है? प्रिंसिपल रूम में। कुछ वैसा ही, ऐसा तो नहीं है ना बात बात पे सभी बच्चों को बुला लिया जाता है और फिर बैठक की जाती है। सिर्फ टीचर्स को बुलाया जाता है क्योंकि वो वरिष्ठ होते हैं, ठीक है, और फिर वो जो है बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि कैबिनेट बैठक में ही कुछ खास मंत्रियों को बुलाया जाता है और वहीं पर फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि इतने सारे मंत्री होते हैं, सबको हर बार नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अधिकारों की। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई बहस हो रही है, कोई कानून बनाने के लिए या फिर किसी कानून को ख़त्म करने के लिए या किसी भी बात पे कोई बहस हो रही है, लेकिन
आखिरी फैसला अगर प्रधानमंत्री का जो भी होगा वही फैसला माना जाएगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की कितनी ज़्यादा पावर होती है। लोग बहस करने में लगे रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है उनका जो फैसला होगा वही फैसला माना जाएगा। ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं पूरे देश में सब उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं, मतलब सारे के सारे सबको उनको जवाब देना होता है। जैसे कि सारे टीचर्स स्कूल में प्रिंसिपल की निगरानी में काम करते हैं ना, कुछ उसी तरीके से। ठीक है, स्कूल का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ दे, मतलब इस्तीफा दे दे अपनी मर्जी से, तो जितना भी पूरा मंत्रिमंडल होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है, उन सबको भी इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावर वाली जो संस्था है वो कैबिनेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कैबिनेट में जो सबसे ज़्यादा पावर वाला इंसान है उस टाइम, ठीक है, पावर वाला पद है वो किसका है? प्रधानमंत्री का है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, तो जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री की होती है, तो वही राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो केवल नाम के अधिकारों का ही प्रयोग नहीं करते। ठीक है, उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करते हैं कि जितने भी काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, हो भी रहे हैं या नहीं, ताकि वह राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ठीक है, देखिए ये जितने भी नेता काम कर रहे हैं इन सबका एक उद्देश्य है, जैसे कि गरीबी हटाना, ठीक है, और शिक्षित करना, ऐसे। अब वो अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, उन सब की निगरानी करना किसका काम होता है? राष्ट्रपति का काम होता है। राष्ट्रपति का जो चयन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। ये कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि प्रधानमंत्री का चयन तो हम खुद करते हैं वोटिंग देके, लेकिन राष्ट्रपति का चयन नहीं होता। राष्ट्रपति का चयन जो है वो होता है विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो उनको चुनते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको लोगों को जवाब देना होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते भी हैं, कोई काम बिगड़ जाता है तो सब प्रधानमंत्री को ही कोसते हैं, या कोई काम अच्छा हो जाता है तो सब प्रधानमंत्री की ही वाहवाही करते हैं। तो उस तरीके से राष्ट्रपति से सीधा कोई संपर्क नहीं होता है लोगों का। ठीक है, वो कोई जवाबदेही नहीं होती उनकी लोगों के लिए, और लोग भी उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उनके लिए डायरेक्ट काम नहीं करते। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का कोई अधिकार भी है या नहीं, या बस नाम के लिए अधिकार दे दिए हैं कुछ कि आप सब पे निगरानी करिए। लेकिन एक तरफ अगर हम राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में बात करते हैं या पढ़ते हैं तो सोच में पड़ जाएंगे कि इतने ज़्यादा अधिकार राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। लेकिन आजकल जो सरकारें हैं वो सबसे ज़्यादा जो पावर है उसमें प्रधानमंत्री के हाथ में ही है। ठीक है, तो इन बातों को ज़रा गोल गोल बुक में घुमा दिया गया है। अब देखिए, कोई भी अगर नया कानून पास होता है तो उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं, मतलब अंतिम फैसला जो है हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी का होगा। लेकिन उनसे जो हस्ताक्षर करवाए जाते हैं वो भी मंत्री परिषद करवाती है। मतलब मंत्री परिषद चाहेगी तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि उनको चुना भी तो मंत्रियों ने ही है। ठीक है, तो वो तो उनका ही कहना मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने दिमाग से कोई काम करते भी हैं या नहीं करते? तो हाँ, करते हैं। एक काम कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देते हैं और उस टाइम कुछ नहीं होता तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उस टाइम राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से जो करना है कर सकते हैं। वैसे राष्ट्रपति को सारी चीज़ें जो है मंत्री परिषद के हिसाब से ही करनी पड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये न्याय करती होगी, इसीलिए इसका नाम न्यायपालिका है। इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। शुरू में एक कहानी पढ़ी थी ना हमने, वहाँ पे क्या हुआ था? एक कानून बना था जो कुछ लोगों को पसंद आ रहा था, कुछ लोगों को नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब कानून कुछ लोगों को पसंद आ रहा हो और कुछ लोगों को नहीं आ रहा हो, न्यायपालिका क्या करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि दो व्यक्तियों में अगर लड़ाई हो रही हो तो वह आपस में तो उस लड़ाई को सॉल्व नहीं कर पाते, क्या होता है किसी तीसरे को आके ही उसको सॉल्व करना पड़ता है ना। कुछ वैसे ही जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो तो कौन आके सॉल्व करता है? न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ पर न्यायपालिका से मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे देश में कोर्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में है, क्योंकि वहीं से तो न्याय होता है, वहीं पे केस डाला जाता है।
भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। जो सबसे ऊंचा न्यायालय है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ये पूरे देश में एक ही होता है जो दिल्ली में है, ठीक है। राज्यों में क्या होता है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो इतने टाइप्स के जो है न्यायालय होते हैं, लेकिन पूरे देश का एक न्यायालय होता है जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। मतलब ये जैसे कि जो छोटे मोटे ये कोर्ट हैं, ठीक है, जो छोटे कोर्ट हैं, अगर ये नहीं संभाल पाते किसी चीज़ को या फिर ठीक से फैसला नहीं कर पाते, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है पूरे देश का एक आखिरी जो केस है फिर उसमें जाता है और उसमें जो भी फैसला सुनाया जाता है उसको जनता को या जो भी केस डाल रहा है उसको मानना होता है, ठीक है। अब देखिए किस किस तरह के केस जो हैं वो डाले जा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, देश के नागरिकों के बीच कुछ मसला हो गया हो, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, ठीक है। नंबर 2, नागरिकों और सरकार के बीच, जैसे कि सरकार ने कोई कानून बनाया हो या ख़त्म किया हो उसके बीच। जैसे कि आजकल में आप देख ही रहे हैं किसानों को जो है, किसानों के लिए एक सरकार ने कानून बनाया है जो किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों को उससे घाटा है, ठीक है। तो किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो कानून ख़त्म हो जाए। अब ये केस डालेंगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में, फिर वो जो है फैसला सुनाएगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने अभी एग्जाम्पल भी बिल्कुल सामने ही एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड वाला जो है नागरिकों और सरकार के बीच, ये कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। जैसे कि नागरिक लड़ रहे हैं किससे, सरकार से, कि हमें ये जो कानून है नहीं चाहिए। अभी जो आप अगर नहीं देखा तो न्यूज़ चैनल पे जाकर देखिए कि किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं सरकार के बनाए हुए कानून के खिलाफ, ठीक है। 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच ऐसे भी होता है, जैसे कि 2 राज्यों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो गया हो। 2 राज्य जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच ऐसे भी हो जाता है, जैसे केंद्र सरकार, मान लीजिए इस टाइम केंद्र में कौन है, बीजेपी। केंद्र सरकार से जो है केजरीवाल का झगड़ा हो जाए, ठीक है। मतलब केजरीवाल जो है वो राज्य सरकार है और मोदी जी जो है वो केंद्र सरकार में है, ठीक है। तो पूरी केंद्र सरकार का राज्य सरकार से कोई मसला हो जाए उस तरीके से, तो इन सारी चीज़ों को जो है सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करता है। किसी को भी, ठीक है, कोई भी इंसान अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं, मतलब जज होते हैं, जो सबसे बड़े जज होते हैं, अगर उस पद पर कोई एक बार बैठ गया तो उसको हटाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। तो मतलब एक बार जो पद पे बैठ गया वो जल्दी से उठने वाला नहीं है, फेविकोल से चिपक जाता है ठीक है। अब ये लास्ट में आपको बहुत सारे जो हैं ये दिए हुए हैं कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं आपको पढ़ने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। मैंने पूरे वीडियो में आपको समझा दिया है। अब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं बताइए, या फिर एक एग्जाम्पल दीजिए गठबंधन सरकार का, विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका क्या करती है और न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं पेपर में आते हैं। बैकग्राउंड के लिए सॉरी बच्चों, यहाँ से आवाज़ें आती रहती हैं, अड़ोसी पड़ोसी शोर मचाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ना लगी हो तब भी लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को ओपन करें, वहाँ ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट बटन पे जो है क्लिक करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको 11th 9th 10th की वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।